शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शाम 6:40 पर मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देर रात तक चली बैठक में तय किया गया कि विधानसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी का होगा, जबकि डिप्टी सीएम एनसीपी से होगा। जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 1 या 2 मंत्री ही शपथ लेंगे, जबकि बाकी का मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होगा। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के लिए 6000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया है। मैदान में 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि शपथ कार्यक्रम देखने के लिए 20 बड़ी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सभी जिले से करीब 700 किसान भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे उद्धव ठाकरे को बधाई दी है। इस बीच दिल्ली में आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ममता बनर्जी, कमलनाथ, डीएमके के एमके स्टालिन के साथ साथ क्रिकेटर, कई फिल्म स्टार्स को भी कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा है। तो आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे शाम 6:40 पर और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में शिवसेना इससे जुटी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचेंगे, ये बात साफ हो गई है और सोनिया गांधी के आने पर सस्पेंस बना हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मामलों की सलाहकार समिति से हटा दिया गया। आपको बता दें, हाल ही में इस समिति में शामिल किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सदस्य बनाया गया था, जिसको लेकर विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे। और इस बीच बड़ी खबर यह कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मामलों की सलाहकार समिति से हटा दिया गया है। ये समिति जिसका नेतृत्व राजनाथ सिंह कर रहे हैं, लेकिन अब इसका हिस्सा नहीं होंगी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष को बार बार ये मौका दे रही है, बार बार उन्हें पार्टी की आला कमान से उनको झाड़ पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने बयानों से पीछे नहीं हट रही हैं। हर दूसरे दिन वो कुछ न कुछ बयान लेकर सामने आती हैं। शायद यही कारण है कि आला कमान ने इस बार कड़े कदम उठाते हुए पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी है डिफेंस रक्षा मामलों की, उससे उनको हटा दिया गया। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, जितनी भी संसदीय दल की बैठकें होंगी अब इस पूरे सत्र में, उस सत्र में उनका आना बैन कर दिया गया है। यानी किसी भी संसदीय दल की बैठक जो बीजेपी की होती है हर मंगलवार को संसद भवन के भीतर, जिसमें हर सांसद भाग लेता है, प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, उसमें साध्वी अब हिस्सा नहीं ले पाएंगी। जी अमिताभ जी, तो क्या ये साध्वी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई? और दूसरा सवाल ये, क्या बीजेपी ने अपनी फजीहत बचाने में काफी देरी की, क्योंकि लगातार गॉडसे को लेकर वो बयान दे रही थी, कल भी उन्होंने बयान दिया जिसको लेकर संसद में घेरने की कोशिश कांग्रेस रणनीति बना रही है। क्या फजीहत बचाने में देरी कर दी, कार्रवाई में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ देरी की है बीजेपी ने? देखिए, कल ही बयान आया। इसके पहले जब उन्होंने बयान दिया था, मध्य प्रदेश में सत्र नहीं चल रहा था, उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जितने भी पार्टी के आला नेता हैं उन्होंने उनको बुलाकर काफी झाड़ पिलाई थी और काफी डांटा था कि ऐसे बयानों से बचें। लेकिन साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों से बच नहीं रही है और संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में गोडसे को देशभक्त बताना ये काफी नागवार गुजरा है विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने चुनाव कैंपेन के समय कहा था कि ऐसे बयान उनको काफी दुख देते हैं, उनको काफी अच्छा नहीं लगा था उनका साध्वी का बयान, उन्होंने सीधे सीधे कहा था। और शायद यही कारण है कि पार्टी आला कमान ने, पार्टी नेतृत्व ने तय किया कि उनको इस संसदीय समिति से हटा दिया जाए। जी, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब रक्षा मामलों की सलाहकार समिति का हिस्सा नहीं होंगी। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है उनके खिलाफ। Supports such statement and we do not support this ideology. We have decided that she'll be removed from the Consultative Committee of Defense, and in this session she will not be allowed to participate in the parliamentary party meeting. We are very clear about it, that we condemn her statement and we do not support this ideology. साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की समिति से हटा दिया गया है। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, कल जो साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया था और नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, उसी को लेकर के विवाद चल रहा है और इस पर अब कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा के इस बयान से सत्ता पक्ष भी बेहद खफा है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ लेने जा रहे हैं। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर पुराने रिश्तों को याद दिलाने वाली बाल ठाकरे और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर में लिखा है कि ठाकरे का सपना पूरा हो गया
और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसके साथ ही एक तस्वीर बाल ठाकरे और शरद पवार की भी इस पोस्टर में लगी है। 1977 में बाल ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। 1977 और 1978 के चुनावों में कांग्रेस का समर्थन भी किया था। महाराष्ट्र में आज शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार भले ही बनने जा रही है। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे भले ही आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हों, लेकिन जब से ये तीनों पार्टियां साथ आई हैं, सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तीनों पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं और सरकार आखिर चलेगी कैसे। इसी सवाल को लेकर शिवसेना ने एक पोस्टर यहाँ पर लगाया है, ठीक शिवसेना भवन के सामने दादर में। यहाँ पर इस पोस्टर की सबसे खास बात यह है कि दो तस्वीरें उस पर चस्पा की गई हैं और तस्वीरें, एक पहली ऊपर की जो तस्वीर है आप देखिए, वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी से मिलते हुए दिख रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है नीचे आएंगे तो बाला साहेब ठाकरे शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को चस्पा करने का मतलब ये है, संदेश देने की ये कोशिश शिवसेना की तरफ से कि हमारे संबंध बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग थी, इसलिए हम साथ नहीं आए थे। लेकिन महाराष्ट्र के हित में तीनों पार्टियां साथ आई हैं और सरकार बनाने जा रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर अलग अलग विचारधारा की जो पार्टियां जो सरकार बनाने जा रही हैं उसमें फैसला किसका होगा। इसी तरह का पोस्टर यहाँ पर देखिए शिवसेना भवन के सामने अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं और हर पोस्टर में कांग्रेस के बड़े नेता, शिवसेना के बड़े नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तस्वीर है। बिहार के मुंगेर में दो सांडों की लड़ाई से हड़कंप मच गया। सड़क पर ये सांड करीब आधे घंटे तक लड़ते रहे, जिसकी वजह से वहां लोगों में दहशत फैल गई। जिस जगह सांडों की ये लड़ाई हो रही थी वहां बाजार भी था, जिसकी वजह से आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। जबकि सड़क से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन सांडों की लड़ाई की वजह से सड़क पर जैम लग गया। इस बीच लड़ते हुए सांड एक दुकान में जा घुसे, जिससे डरे लोग वहां से भागते नजर आए। काफी देर चले हंगामे के बाद लोगों ने पानी फेंककर सांडों को शांत करवाया। इस बीच गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के कुशीनगर में एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जो कुछ ही देर में पूरी कार में फैली और कार के चारों तरफ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। यह हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ और उस वक्त वहां से लगातार दूसरी गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन जिस कार में आग लगी वो हाईवे पर किनारे पर खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियों को इससे परेशानी नहीं हुई। बताया गया कि कार में 4 लोग सवार थे, जो आग लगते ही तुरंत कार से निकलकर बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। दमकल के कर्मचारी जब तक वहां पहुंचते तब तक कार आग में जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। यूपी के महाराजगंज में कपड़े के एक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। यह आग जिस शोरूम में लगी उसके आसपास कई और दुकानें भी थीं, जो इस भीषण आग की चपेट में आई। तेजी से जलने भी लगी। आग लगते ही वहां पर अफरा तफरी मची। शोरूम के पास लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग सिवाय देखने के कुछ कर नहीं पाए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उन्हें डरा रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने अपने स्तर से आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पर पहुंचे दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुट गए। इस आग पर काबू पाने में उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कई घंटों बाद आग को पूरी तरह बुझाया जा सका। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर चमोली में देखने को मिला। इसके अलावा केदारनाथ में भी ऐसा ही नजारा था, जहां लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई। केदारनाथ मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिससे वहां का तापमान -8 डिग्री तक लुढ़क गया। ऐसी ही तस्वीर चमोली से भी सामने आई। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परतें बिछ गई। सैलानी इस नजारे से बेहद खुश भी नजर आए। उन्होंने इस बर्फबारी का जमकर मजा उठाया। तो कई फीट तक बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। बर्फबारी से सैलानियों में खुशी भी नजर आई और बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। किन्नौर में लगातार बर्फ गिरने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ा। लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। किन्नौर में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। लगातार हो रही बर्फबारी से मकानों की छतें, सड़क किनारे लगे पेड़ और सड़कें सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। कुछ सड़कों पर तो इतनी बर्फ जम गई कि उसे हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। नारकंडा में भी बर्फबारी के बाद सड़कों से लेकर गाड़ियों की छत तक बर्फ की चादर लिपटी हुई दिखाई दी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर में बर्फबारी से मुसीबत बढ़ गई है। हालांकि नज़ारा बेहद खूबसूरत है, पर इसका असर आवाजाही पर पड़ा है। कई फीट तक बर्फ जमी हुई है और बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ गई है। एमसीडी के पार्षद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। दीपक, इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, इस वक्त तस्वीर ये दिल्ली गेट के पास की है, जब सिविक सेंटर से तमाम जो पार्षद हैं वो निकले हैं। बीजेपी के पार्षद हैं और तीनों एमसीडी के हैं, चाहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम हो या तमाम नगर निगम के लोग यहाँ पर पहुंचे। और उनका ये कहना है कि काफी टाइम से जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार है, उसने फंड रिलीज नहीं किया है, जिसकी वजह से जो उनके कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं दी जा पा रही है। 3-3, 4-4 महीने से जो उनकी सैलरी और पेंडिंग पड़ी हुई है और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिवालय तक जाएंगे कि उनका कहना है कि केजरीवाल को इस बात के लिए जगाना है कि चुनाव नजदीक है, कम से कम अब तो सैलरी रिलीज कर दो। हम केजरीवाल जी से कहना चाहेंगे जो निगम का पैसा है वो वापस करें हमें, वरना हम इसी तरीके से उनके आज जो हम सड़कों पर निकले हैं उनके निवास तक हम लोग पहुंचेंगे और अपना निगम का पैसा वापस लेकर आएंगे, क्योंकि हम जनता के चुने हुए नेता हैं और हमें जनता का काम। मैम, आप बताइए टोटल कितना मतलब अभी तक बकाया है जो अब तक नहीं दिया है? 9,000 करोड़ तीनों निगमों का बकाया है, जो हमारा ग्लोबल शेयर होता है, जो डेवलपमेंट के काम आता है, वो पैसा इस साल बिल्कुल जीरो दिया है सबको। इसलिए केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर फंड आएगा तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार भी केंद्र में तो बीजेपी की है। ग्लोबल शेयर उनके रेवेन्यू शेयर में से होता है, इसका केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, उनके प्रचार सारे ही झूठे रहते हैं, ये भी बात बिल्कुल झूठी है। वो हमसे आए ना, टेबल पे बात करें कि कितना हमारा पैसा रहता है। आरोप मैम ये भी लगते हैं कि तमाम मेयर जो है वो सैलरी रिलीज नहीं करते हैं, पैसा पहुंच जाता है, पैसा आगे नहीं जाता है, क्या चक्कर है? बिल्कुल भी नहीं, आप रिकॉर्ड चेक करिए, जीरो पैसा आया, जीरो। डेवलपमेंट के नाम पे जो हमारा पैसा आता है ग्लोबल शेयर में, वो जीरो आया। बिल्कुल। ये तमाम लोग हैं, ये पार्षद हैं बीजेपी के जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। करीबन 150 से ज्यादा बीजेपी के जो पार्षद हैं वो पहुंचे हैं और ये मार्च जो शुरू हुआ है ये सिविक सेंटर से शुरू हुआ है, जो मुख्यालय है एमसीडी का, वहां से शुरू हुआ है और ये सीधा जाएगा सचिवालय तक, केजरीवाल के दफ्तर के बाहर तक। और इन लोगों की कोशिश ये है कि वहां अरविंद केजरीवाल को ये बताया जाए कि पैसा जो है वो नहीं मिल रहा है एमसीडी को, एमसीडी अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है और यही वजह है कि अब इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इससे पहले भी फंड के लिए इस तरीके से प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये काफी बड़ा प्रदर्शन है। पूरी जो सड़क है वो जाम हो गई है। आप देखिए, ये पुरानी दिल्ली का इलाका है, एक सड़क को बंद कर दिया गया है। कई दस्तों में ये लोग पहुंच रहे हैं और इन सब लोगों को पहुंचना है सचिवालय पर, जहां पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। इनका ये कहना है कि इस बार अगर फंड रिलीज नहीं किया केजरीवाल सरकार ने तो उसी तरीके से वो धरने पर बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल, तो केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बढ़ते हैं आगे। यूपी के प्रतापगढ़ में शिक्षा के स्तर की जांच करने एक सरकारी स्कूल में पहुंचे डीएम वहां की व्यवस्था देखकर गुस्से में आ गए। डीएम का पारा उस वक्त चढ़ गया जब एक टीचर उन्हें 17 का पहाड़ा नहीं सुना सके, जिसके बाद वो टीचर पर भड़क पड़े। इससे पहले डीएम एक क्लास में पहुंचे, उन्होंने एक बच्ची से बोर्ड पर गुड आफ्टरनून लिखवाया। इसके बाद डीएम ने वहां मौजूद टीचर से गुड आफ्टरनून लिखने को कहा, लेकिन टीचर के गुड आफ्टरनून गलत लिखते ही डीएम उन पर भड़क गए। इसके बाद डीएम ने टीचर से 17 का पहाड़ा सुनाने को कहा, लेकिन टीचर 17 का पहाड़ा भी नहीं सुना पाए। टीचर की इस लापरवाही से खफा डीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल को इसके लिए जिम्मेदार माना, उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। ये आफ्टरनून ऐसे ही लिखा जाता है, ये आफ्टरनून ऐसे ही लिखा जाता है। क्या पढ़ाओगे बच्चों को तुम लोग? हिम्मत करो, 17 पढ़ाओ।
उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस थाने के पास उस वक्त हड़कंप मचा जब दो महिलाएं आपस में लड़ने लगी। बताया गया कि दोनों महिलाओं ने एक ही आदमी से शादी की थी जो इनके झगड़े की वजह थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी थाने से बाहर आते ही दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। ये देखकर आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंच गए, लेकिन दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लोगों के समझाने के बावजूद दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगी। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन उन महिलाओं की लड़ाई को पुलिस भी शांत नहीं करवा सकी। बीच सड़क पर काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा। काफी देर तक भिड़ने के बाद दोनों महिलाएं अलग हुई और अपने अपने रास्ते चली गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी एक रैली में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी ये रैली मंड्या जिले के कृष्णराजपेट विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां 5 दिसंबर को उपचुनाव है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कुमारस्वामी वहां पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। रैली में भाषण के समय वो काफी भावुक हो गए। उनको कई बार अपने आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। कुमारस्वामी ने रैली में लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार को सबक सिखाने के लिए कहा। इस सीट से केसी नारायण गौड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पहले जेडीएस में थे। जिन 17 विधायकों के इस्तीफे से कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरी थी, उनमें केसी नारायण गौड़ा भी थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ भाषण देते वक्त वो भावुक हो गए। कर्नाटक में कुल 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में आर्थिक मंदी से इनकार किया। उन्होंने ये बयान राज्यसभा में दिया और जीडीपी विकास दर में आई कमी को आर्थिक मंदी बताने वालों को ही गलत ठहरा दिया। If you're looking at the economy with a discerning view, you see that growth may have come down, but it's not a recession yet, or it won't be a recession ever. लेकिन विपक्ष ने वित्त मंत्री की दलीलों को खारिज कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। खाद्यान्न की उपलब्धता खत्म हो गई, हम लोग 102 नंबर पे आ गए। तो आज नेपाल हमसे बेहतर है, पाकिस्तान हमसे बेहतर है, तो बांग्लादेश हमसे बेहतर है। अफ्रीकी देश कांगो में जमीन खिसकने की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां हुई लगातार भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। कई जगहों पर जमीन खिसकने के मामले भी सामने आए। राजधानी किंशासा के पास जमीन खिसकने की वजह से एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील हो गया, जबकि कई जगहों पर सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। मिट्टी के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जाहिर की गई, जिनकी तलाश में राहत बचाव का काम शुरू किया गया। मलबे की चपेट में आने से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। तो यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी। अफ्रीकी देश कांगो में हालात बेहद खराब है। बाढ़ आने से तबाही मची है, लोग रो रहे हैं। इनका कई लोग ऐसे हैं जिनका घर और जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे में इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तस्वीरें डराने वाली भी हैं, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हुई है भारी बारिश और बाढ़ के कारण। एक तरफ तो लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं, दूसरी वजह यह है कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ आ गई है और कई इलाके इसमें डूब गए हैं। आप सब इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, अति वरिष्ठ सदस्य हैं। आप पहले सदन में रिकॉर्ड को देखते, जो माननीय सांसद ने बोली वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और रिकॉर्ड में भी नहीं है। नो, क्वेश्चन नंबर 141। आप बोलना चाहते हैं? आप बोलो। आप रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाए। रक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं। नो, इतना नो क्यों बोलने दे? उसमें डिबेट तो नहीं हो रही है। नो, इस सदन की हाउस के अंदर अगर रिकॉर्ड में हो तो डिबेट होगी। नो, गलत। जब कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं है, कैसे डिबेट हो सकती है? नो। माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर ये बैठते हैं तो आप बोलना, नहीं बैठते हैं तो बोलने दो उनको। क्वेश्चन नंबर 1 को नो, नो। आप कोई चीज रिकॉर्ड में हो, जब बात सदन में कर सकते हो। जब आप बाहर जो बोलते हो वह सदन में डिबेट होने लग जाएगी, कर लेना चर्चा। नो, गलत है, गलत, गलत। नो, आप माननीय सदस्य, आप रोज जो सदन के बाहर बोलेंगे उस पर अगर चर्चा होने लगेगी तो ठीक है, सदन चर्चा कर ले। नो, ना।
हाउस में कहा मैंने व्यवस्था दे दी है कि रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, मैंने रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। रिकॉर्ड में गया ही नहीं तो हटाने का क्या सवाल? नो। माननीय रक्षा मंत्री ये चुप हैं जब बोले ना। आप बैठिए, सीनियर सदन के उपनेता बोल रहे हैं। सुरेश जी आप सीनियर मेंबर है, आप सीनियर मेंबर है आप। मैं इस विषय पर डिबेट में किसी को भी नहीं बोलने दूंगा, और कोई भी विषय जब उनका सदन के रिकॉर्ड में लिया ही नहीं गया तो इस पर चर्चा करने का सवाल था। फिर भी अगर रक्षा मंत्री जी कोई बात कहना चाहते तो क्या? नो, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं आया, बोलते रहो आप। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, नाथूराम प्लीज। दादा अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं, और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, नो। भर्तृहरि मेहताब जी। गोडसे पर संसद में बयान देने को लेकर साध्वी प्रज्ञा चौतरफा घिर गई हैं। लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार से साध्वी प्रज्ञा पर बयान देने की मांग की। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी सोच रखने वालों को सरकार नकारती है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को संसद की रक्षा समिति से बाहर कर दिया गया। वहीं प्रज्ञा से बीजेपी के बड़े नेता काफी नाराज हैं और आगे ऐसे बयान देने पर उन पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज शाम 6:40 पर मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देर रात तक चली बैठक में तय किया गया कि विधानसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी का होगा, जबकि डिप्टी सीएम एनसीपी से होगा। जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ 1 या 2 मंत्री ही शपथ लेंगे, जबकि बाकी का मंत्रिमंडल विस्तार बाद में किया जाएगा। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण के लिए 6000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। मैदान में 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि शपथ कार्यक्रम देखने के लिए 20 बड़ी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सभी जिले से करीब 700 किसान भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ जयंत पाटिल हैं। जयंत जी, आप लोग किसानों के लिए बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे, लगातार किसानों की बात कर रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, पिछली सरकार को। अब आपकी सरकार आ गई है, आप किसानों को क्या देने जा रहे हैं? किसानों को कर्ज मुक्त करने की हमारी मांग है। जो आपने मोर्चा निकाला, कॉमरेड गावित के नेतृत्व में यहाँ मोर्चा निकाला था नासिक से, और उसमें हमने जो आश्वासित किया था वो बीजेपी शासन ने कोई मांग हमें पूरी नहीं की। हमारी पहली मांग है, ये सरकार की पहली कैबिनेट में राज्य का सब किसान है वो कर्ज मुक्त होना मांगता है, उसका 7/12 पूरा होना मांगता है। और मेरे को लगता है ये पहले मीटिंग में ये तय हो जाएगा। समान किमान कार्यक्रम में पहली जी मांग है, पहला जो एजेंडा है वो राज्य का किसान कर्ज मुक्त होएगा, इसी मांग हमने की है। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात हुई और पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे उद्धव ठाकरे को बधाई दी है। इस बीच दिल्ली में आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की, उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ममता बनर्जी, कमलनाथ, डीएमके के एमके स्टालिन के साथ साथ क्रिकेटर्स, कई फिल्म स्टार्स को भी कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा है। तो आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आप आदित्य ठाकरे को देख सकते हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें आने का न्योता दिया है। सोनिया गांधी पहुंचेंगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। आज शाम 6:40 पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। आदित्य ठाकरे ने सोनिया गांधी को न्योता दिया, मुस्कुराते हुए दोनों की तस्वीर सामने आई है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया है। इसके लिए बाकायदा आदित्य ठाकरे मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे और उनको गुलदस्ता भेंट करने के बाद न्योता दिया है, लेकिन सोनिया गांधी पहुंचेंगी या नहीं ये अभी साफ नहीं है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ लेने जा रहे हैं। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर पुराने रिश्तों को याद दिलाने वाली बाल ठाकरे और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर में लिखा है कि ठाकरे का सपना पूरा हो गया और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसके साथ ही एक तस्वीर बाल ठाकरे और शरद पवार की भी इस पोस्टर में लगी है। 1977 में बाल ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, साथ ही 1977 से और 1978 के चुनावों में कांग्रेस का समर्थन भी किया था। महाराष्ट्र में आज शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार भले ही बनने जा रही है। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे भले ही आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हों, लेकिन जब से ये तीनों पार्टियां साथ आई हैं, सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये तीनों पार्टियां अलग अलग विचारधारा की हैं और सरकार आखिर चलेगी कैसे। इसी सवाल को लेकर शिवसेना ने एक पोस्टर यहां पर लगाया है, ठीक शिवसेना भवन के सामने दादर में। यहां पर इस पोस्टर की सबसे खास बात यह है कि 2 तस्वीरें उस पर चस्पा की गई हैं और तस्वीरें, एक पहली ऊपर की जो तस्वीर है आप देखिए वहां पर बाला साहेब ठाकरे इंदिरा गांधी से मिलते हुए दिख रहे हैं और दूसरी जो तस्वीर है नीचे आएंगे तो बाला साहेब ठाकरे शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों को चस्पा करने का मतलब ये है, संदेश देने की ये कोशिश शिवसेना की तरफ से कि हमारे संबंध बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग थी, इसलिए हम साथ नहीं आए थे। लेकिन महाराष्ट्र के हित में तीनों पार्टियां साथ आई हैं और सरकार बनाने जा रही हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर अलग अलग विचारधारा की जो पार्टियां जो सरकार बनाने जा रही हैं उसमें फैसला किसका होगा। इसी तरह का पोस्टर यहाँ पर देखिए शिवसेना भवन के सामने अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं और हर पोस्टर में कांग्रेस के बड़े नेता, शिवसेना के बड़े नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तस्वीर है।
महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने अजीत पवार पर बयान देते हुए कहा कि अजीत पवार के बारे में फैसला शरद पवार लेंगे। उन्होंने कहा कि शरद पवार एनसीपी के प्रमुख हैं, तो किसको कौन सा पद देना है वो भी तय करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। जब सरकार में शामिल होने जा रही है जी, तो अचानक ईडी की फाइल ऊपर होती है। ये तो मैं कहता हूँ 1 महीने तक ये सब हथकंडे अपनाए गए। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में सरकार न बने, इसलिए राष्ट्रपति भवन से राजभवन तक और सीबीआई से लेकर ईडी तक सभी का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सभी को हमने मात देकर ये सरकार बनाई है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आप किसी भी एजेंसी का गैर कानूनी इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन के ग्वांगडोंग में साइकिल चला रहा एक लड़का भारी भरकम ट्रक की चपेट में आ गया। साइकिल सवार लड़का वहां एक भीड़भाड़ वाली सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आ गया। इससे पहले वो लड़का साइकिल से सड़क के दूसरी तरफ जाता नजर आया। इस बीच उसके आगे जा रहे स्कूटर सवार ने सड़क पार कर ली, लेकिन जैसे ही लड़का सड़क पार करने लगा, दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। ट्रक को आते देखकर लड़का वहीं खड़ा हो गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में ट्रक बेकाबू हो गया और एक तरफ को झुकने लगा। जैसे ही ट्रक आगे जाकर पलटा, उसका पिछला हिस्सा लड़के के सिर से टकरा गया। टक्कर लगते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि गिरने के बाद लड़का दोबारा उठ खड़ा हुआ और अपनी साइकिल को देखने लगा, लेकिन सिर पर चोट लगने की वजह से वो दोबारा गिर पड़ा। काफी देर तक लड़का वैसे ही पड़ा रहा। हालांकि बाद में कुछ लोग उसके पास पहुंचे, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। देश में सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में दुनिया के भ्रष्ट देशों की लिस्ट में भारत 78वें पायदान पर रहा, जबकि 2017-18 में भारत इस लिस्ट में 81वें नंबर पर था। यानी देश में भ्रष्टाचार कम होने की वजह से भारत की रैंकिंग में 3 अंकों का सुधार हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक भारत में 51% लोग मानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में घूस दिए बिना काम नहीं होता, जबकि 2017-18 में 56% लोगों ने माना था कि सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ी थी। इस लिस्ट के मुताबिक देश के 3 सबसे भ्रष्ट राज्यों में राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और गुजरात को सबसे कम भ्रष्ट राज्य बताया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कपड़े के एक शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। यह आग जिस शोरूम में लगी, उसके आसपास कई और दुकानें थीं, जो इस भीषण आग की चपेट में आ गई, तेजी से जलने लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मची। शोरूम के पास लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो लोग सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पाए। आग की ऊंची ऊंची लपटें उन्हें और डरा रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने अपने स्तर से आग को बुझाने की कोशिश की, उसका कोई असर नहीं हुआ। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुट गए। इस आग पर काबू पाने में उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कई घंटों बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक शोरूम पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ गई। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर चमोली में देखने को मिला। इसके अलावा केदारनाथ में भी ऐसा ही नजारा था, जहां लगातार बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई। केदारनाथ मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिससे वहां का तापमान -8 डिग्री लुढ़क गया। ऐसी ही तस्वीर चमोली से भी सामने आई। भारी बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सड़कों पर बर्फ की कई फीट मोटी परतें बिछ गई। सैलानी इस नजारे से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने इस बर्फबारी का जमकर मजा लिया। तो कई फीट तक बर्फ की मोटी परत बिछी और जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे थे वो इस बर्फबारी में मस्ती कर रहे थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत है और ठंड ज़रूर बढ़ गई है इस बर्फबारी के साथ ही। केदारनाथ धाम भी पूरी तरीके से बर्फ की चादर से ढक गया है और जो श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचे हैं वो फंसे भी हैं, क्योंकि कई फीट तक बर्फ जम गई है। ऐसे में आवाजाही में दिक्कतें पेश आ रही हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। किन्नौर में लगातार बर्फ गिरने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा। लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर होना पड़ा। किन्नौर में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बर्फबारी की वजह से
बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी से मकानों की छतें, सड़क किनारे लगे पेड़ और सड़कें सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। कुछ सड़कों पर तो इतनी बर्फ जम गई कि उसे हटाने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। नारकंडा में भी बर्फबारी के बाद सड़कों से लेकर गाड़ियों की छत तक बर्फ की चादर में लिपटी हुई दिखाई पड़ी। तो किन्नौर में बर्फबारी मुसीबत लेकर आई है। जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो बेहद परेशान है। एहतियातन वहां पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। व्यापारी भी परेशान है क्योंकि भारी बर्फबारी जो कि कई दिनों से वहां पर हो रही है उससे सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम जारी है। रूस पर ओलंपिक समेत हर तरह की खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर 4 साल का प्रतिबंध लग सकता है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर के खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने वाली एजेंसी वाडा ने रूस के खिलाड़ियों की डोपिंग सैंपल में हेरफेर करने का दोषी पाया है। वाडा की एक कमेटी ने दावा किया कि रूस के खेल अधिकारियों ने जांच के लिए जो सैंपल दिए थे उनमें काफी गड़बड़ियां थी। आरोप सही पाए जाने पर वाडा ने रूस पर दुनिया की किसी भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर 4 साल की पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, जिसके बाद रूस का अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में खेल पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। वाडा की इस सिफारिश के बाद 2020 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट पर खतरा मंडरा रहा है। रूस के खिलाड़ियों के भविष्य पर आखिरी फैसला 9 दिसंबर को पेरिस में होने वाली वाडा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस बीच रूस की एंटी डोपिंग एजेंसी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। बिहार के मुंगेर में 2 सांडों की लड़ाई से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क पर ये सांड करीब आधे घंटे तक लड़ते रहे, जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल गई। जिस जगह सांडों की ये लड़ाई हो रही थी वहां बाजार भी था, जिसकी वजह से आसपास लोगों की काफी भीड़ थी। सड़क से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी, लेकिन सांडों की लड़ाई की वजह से सड़क पर जैम लग गया। इस बीच लड़ते हुए सांड एक दुकान में जा घुसे, जिससे लोग डरे वहां से भागते हुए नजर आए। काफी देर तक चला हंगामा। उसके बाद लोगों ने पानी फेंककर सांडों को शांत करवाया। इस बीच गुस्साए लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। गोडसे पर संसद में बयान देने को लेकर साध्वी प्रज्ञा चौतरफा घिर गई हैं। लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार से साध्वी प्रज्ञा पर बयान देने की मांग की। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी सोच रखने वालों को सरकार नकारती है। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को संसद की रक्षा समिति से बाहर किया गया। वहीं प्रज्ञा से बीजेपी के बड़े नेता काफी नाराज हैं और आगे ऐसे बयान देने पर उन पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर साध्वी प्रज्ञा पर बड़ा हमला बोला और कहा कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। सर, हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई कहते हैं कि कांग्रेस टेररिस्ट पार्टी, ये क्या हो रहा है सर हाउस के अंदर? जिस पार्टी की विषय जो है महोदय, विषय ये है कि सर हाउस के अंदर कांग्रेस पार्टी को कोई कहते हैं कि कांग्रेस टेररिस्ट पार्टी, ये क्या हो रहा है सर हाउस के अंदर? जिस पार्टी की हजारों तादाद के कर्मियों ने, नेताओं ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए बलिदान किए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कोई टेररिस्ट पार्टी कह लेते हैं और सर सदन के चुप रहेगा। सर, ये सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है, वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है। ये सदन का चुप रहेगा, ये सरकार का चुप रहेगा। ये सरकार को खुलकर कहना चाहिए, ये नाथुराम गौडसेपंथी है, ये गांधीपंथी है। आप इंदिरा गांधी को हड़पना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हड़पना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सारे दुनिया इनका निंदा करते, सारे हिंदुस्तान इनका निंदा करते। सरकार को इस पर बयान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नाथुराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार को कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है
उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। I already told them I don't comment on what that lady says. But still she continuously वो यही बात कही जा रही है, पहले भी मना के। Well, that's the heart of the BJP, ना? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। Thank you. I don't need to waste my time demanding action about that woman. सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है, उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना, ये तो पहली मर्तबा उन्होंने नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। इससे उनकी जहनियत का अंदाज़ा होता है कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हैं और उनके कातिल के चाहने वाले हैं। रिकॉर्ड से नहीं, सारी दुनिया ने उसको वीडियो क्लिप को देखा है, वो आज भी पब्लिक डोमेन में है और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं प्रिविलेज मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोगेटिव है। कभी बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों के लिए मशहूर रही भारतीय टीम का हथियार अब घातक तेज गेंदबाज है। शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत के तेज गेंदबाज ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2019 में भारत के 4 तेज गेंदबाजों का कुल औसत महज 15 रन के करीब रहा। गेंदबाजों के औसत का मतलब यह होता है कि एक विकेट लेने के लिए गेंदबाज को कितने रन खर्च करने पड़े। 15 के औसत का मतलब यह है कि औसतन 15 रन खर्च करने के बाद भारत के तेज गेंदबाज एक विकेट झटक लेते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी एक साल में सबसे बेहतरीन औसत रखने के मामले में भारत के तेज गेंदबाजों की चौकड़ी टेस्ट क्रिकेट के करीब 150 साल के इतिहास में पहले नंबर पर पहुंच गई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था, जब 1912 में यानी 107 साल पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का पूरे साल का औसत 17 रन प्रति विकेट के करीब रहा था। तेज गेंदबाजों के सबसे बेहतर औसत की लिस्ट में उन टीमों को शामिल किया गया है जिन्होंने एक साल में 8 या 8 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों। भारत की तेज गेंदबाजों की चौकड़ी में जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी का नाम है। इन चारों के ये आंकड़े तब है जब पीठ की चोट की वजह से बुमराह 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। यूपी के बागपत में पुलिस थाने के पास उस वक्त हड़कंप मचा जब 2 महिलाएं आपस में लड़ने लगी। बताया गया कि दोनों महिलाओं ने एक ही आदमी से शादी की थी जो इनके झगड़े की वजह थी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस के समझाने के बाद भी थाने से बाहर आते ही दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। ये देखकर आसपास के लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लोगों के समझाने के बावजूद दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगी। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन उन महिलाओं की लड़ाई को पुलिस भी शांत नहीं करवा पाई। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा हुआ। काफी देर तक भिड़ने के बाद दोनों महिलाएं अलग हुई, अपने अपने रास्ते चली गईं। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी एक रैली में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी ये रैली मंड्या जिले के कृष्णराजपेट विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां 5 दिसंबर को उपचुनाव है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कुमारस्वामी वहां पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। रैली में भाषण के समय वो काफी भावुक हुए। उनको कई बार अपने आंसू पोंछते हुए देखा गया। कुमारस्वामी ने रैली में लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार को सबक सिखाने की बात कही। इस सीट से केसी नारायण गौड़ा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पहले जेडीएस में थे। जिन 17 विधायकों के इस्तीफे से कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार गिरी थी,
उनमें केसी नारायण गौड़ा भी थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ भाषण देते वक्त वो भावुक हो गए। कर्नाटक में कुल 15 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस जेडीएस विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई